गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन पढ़ रहे थे, उसके आगे आज देखेंगे कोट किसान की जन सुनवाई। पहली जन सुनवाई 2 दिसंबर 1994 को आयोजित हुई। इसका विषय था 1993-94 में पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति के कोट किराना और भक्ति कल्याण ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्य। इस जन सुनवाई में कई गांव के लोगों ने भाग लिया और राजस्थान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और समाजसेवी भी इस सुनवाई में उपस्थित रहे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। ये कोट किराना की जो जन सुनवाई लोगों को एक सुनवाई के में आयोजित की गई थी, उसमें लोगों ने भाग लिया हुआ था 1993-94, जो कि कितने रायपुर पंचायत समिति में ये सब गठित की गई थी, जिसमें कई लोगों ने इस जन सुनवाई में भाग लिया था। और कुछ ऐसे प्रसिद्ध लोग थे जो जिनकी बौद्धिक क्षमता अधिक थी या बौद्धिक क्षमता उनकी कुशल सोच विचार वाले भी थे, और कुछ ऐसे समाजसेवी थे जिन्होंने इस जन सुनवाई में भाग लिया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी थे वो लोग इस जन सुनवाई में भाग लिए नहीं। इस जन सुनवाई में सैकड़ों लोगों को सामने उन 100 लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में विभिन्न विकास योजना में कार्य किया था और जिनको काम के बदले भुगतान किया गया था, लेकिन अनेक लोगों ने इस बात को वहां आकर प्रमाणित किया कि न तो कभी उन्होंने इस योजना में कार्य किया और न ही उनको कभी मजदूरी का भुगतान किया गया। ये क्या है, जन सुनवाई में क्या है, सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 100 लोगों के नाम सामने आए थे और पढ़े गए थे। तो सरकारी रिकॉर्ड में विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत यह कार्य किया गया था, लेकिन साथ ही यहाँ प्रमाणित जो किया गया जो कि न कि कभी इस योजना के अंतर्गत किसी ने कार्य किया है और न ही उसके अंतर्गत किसी को मजदूरी की भुगतान की गई है। तो मास्टर रोल में ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे जो कई साल पहले परलोक सिधार चुके थे। जो आय व्यय का जो विवरण था, जिसको मास्टर रोल के नाम से जाना जाता है, तो उसमें ऐसे लोगों के नाम भी अंकित हुए थे जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ यह भी दिखाया गया कि बिजली फिटिंग के जिन बिलों का भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वह भवन बना ही नहीं था। तो बिजली फिटिंग में कहा गया है कि जिस तरीके से वहाँ बिलों का भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में जो दर्ज था, लेकिन वहाँ कोई किसी तरीके का कोई भवन नहीं बना हुआ था। ऐसे अनेक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की कई परतें इस पहली जन सुनवाई में खुली। इसके बाद कई जन सुनवाई और हुई, इनमें से इसी प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए। तो इस तरीके से जो जन सुनवाई थे वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो सही ढंग से कार्य नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार की वजह से वो कार्य अधूरे हो गए हैं या भ्रष्टाचार के तरीके से किया गया। तो इस जन सुनवाई के माध्यम से काफ़ी बातें जानकारी में आई और कई इसमें क्या है, जो जन सुनवाई के माध्यम से जो भ्रष्टाचार के माध्यम से किए गए जो कार्य थे वो सामने भी आए। अब आगे देखेंगे सूचना के अधिकार की मांग। शुरू में आंदोलन की मांग केवल न्यूनतम मजदूरी के सही भुगतान से जुड़ी थी, लेकिन 5 जन सुनवाई के बाद मजदूर विकास के कामों के सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग कर रहे थे। तो शुरू में जो आंदोलन जो शुरू हुआ था, केवल वो क्या थी, न्यूनतम मजदूरी, कितनी उनको मजदूरी दी जाती है और उन्होंने कितने अंतर्गत मतलब कितने काम किए हैं नहीं किए, उसकी जो विवरण होती है उसका सही तरीके से भुगतान हुआ है, इसके संबंध में वो जानकारी से जुड़ी हुई थी। लेकिन 5 जन सुनवाई के बाद जब हुई तो क्या हुआ कि मजदूरों के विकास के जो कार्य हैं उस कार्य को भी देखने की मांग की गई।
वे मांग कर रहे थे कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़े कामों के सरकारी रिकॉर्ड की सूचना सभी लोगों को मिलने चाहिए। तो जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोगों ने ये मांग करने लगे कि उसके अंतर्गत लोगों ने कितने काम किए हैं और लोगों से जुड़ी हुई जो काम है जो कि सरकारी रिकॉर्ड में अंकित है, तो वो सारी चीज़ें लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। सरकारी अफसर रिकॉर्डों को छुपा कर रखे थे। इन छुपे हुए रिकॉर्डों में भ्रष्टाचार के मामले भी छुप जाते थे। इस बात को संगठन ने समझ लिया था। तो इस तरीके से यहाँ क्या हुआ कि जो सरकारी जो अफसर थे वो उस रिकॉर्ड को क्या करते थे, छुपा करके रखते थे ताकि जो लोग हैं उनको इसके बारे में पता ना लगे। लेकिन जो संगठन ने इस बात को समझ लिया था कि किस तरीके से मजदूरों के साथ वो कार्य कर रहे हैं। मजदूरों का मानना था कि उनसे जुड़े कामों के रिकॉर्ड देखना उनका हक है। मजदूरों को जो थे कि वो जानना चाहते थे कि उनके कामों के जो किस तरीके से उसका विवरण हो रहा है, इसकी जानकारी वो देखना ये उनका हक है, ये मजदूर मानते थे। अब उनको यह कानूनी रूप से चाहिए थे, मतलब वो चीज़ जो उनके कार्य का जो विवरण है या रिकॉर्ड है उसे वो कानूनी तौर से जानना चाहते थे। आगे चलकर इस मांग को सूचना के अधिकार की मांग के रूप में रखा गया, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने काम की जानकारी या जो भी जानकारी वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। सूचना के अधिकार के लिए संगठन ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 1997 में संगठन ने राजधानी जयपुर में एक बेमियादी धरना शुरू कर दिया। जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत संगठन जो करता थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो सरकार थी वो उनकी मांगों को या वो जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको वो नहीं दी। तो 1997 संगठन में क्या हुआ कि जो जयपुर में इसके संबंध में लेकर के धरने शुरू हो गए। इस धरने में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने हिस्सा लिया। यह धरना 26 जुलाई 1997 से 14 जुलाई 1997 तक पूरे 53 दिनों तक चला, जो कि इस धरने में क्या है अलग अलग राज्य के लोगों ने भाग लिया और यह जो धरना था वो 53 दिनों तक चला। इस धरने का अंत बड़े ही नाटकीय ढंग से 14 जुलाई 1997 को हुआ। जब इसकी धरने का जब अंतिम दिन या फिर अंतिम पड़ाव पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने नाटकीय ढंग से इसे प्रस्तुत किया। सरकार ने बताया कि उसने 1 साल पहले ही आंदोलन की मांग के अनुसार नियम बना दिया था। इस नियम के अनुसार राजस्थान के आम आदमियों को पंचायतों से बिल, वाउचर, मास्टर रोल और अन्य विकास कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटोकॉपी लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो इस तरीके से सरकार ने बताया कि किस तरीके से इस आंदोलन के अनुसार जो कि उनकी मांगों के अनुसार बना हुआ एक नियम था, इसके अंतर्गत आम आदमी पंचायतों से अपने जो भी बिल, वाउचर या जो मास्टर के अंतर्गत जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसकी सही जानकारी या फिर अन्य विकास कार्य संबंधित जो भी दस्तावेज हो, जानकारी हो, उसे देखने और उसकी छाया प्रति प्रदान करने का उसे अधिकार दिया गया था। राजस्थान के साथ ही सूचना के अधिकार की मांग दूसरे राज्यों में भी चल रही थी। तो इस तरीके से जब राजस्थान में अपने सूचना के मांग को लेकर हो रही थी तो ये दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। देश के कई राज्यों में सूचना के अधिकार को लागू किया गया। इसकी सूची इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ आप नीचे कॉलम बनी है उसे आप देख सकते हैं, क्रमांक, संख्या, राज्य और सन। जैसे कि पहले नंबर में बताया गया कि तमिलनाडु सूचना अधिकार अधिनियम 1997 5 मई 1997 को। दूसरा है गोवा सूचना का अधिकार अधिनियम 1997 जो कि 2 दिसंबर 1997 को। फिर है महाराष्ट्र का सूचना अधिकार अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो कि 18 जुलाई 2000 में हुआ। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 26 जुलाई 2001 को। कर्नाटक सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 जो कि 2000 में।
दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2001 जो कि 2001 में हुई। इस तरीके से इस तरह सूची बनी है कि जो कि अन्य राज्यों के माध्यम से भी सूचना के अधिकार की मांग की गई थी। पूरे देश में 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो इस तरीके से 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। इस प्रकार राजस्थान में चले सूचना के अधिकार आंदोलन में एक लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त हुई। तो इस तरीके से जो आंदोलन वो शांतिपूर्ण संघर्ष से उन्हें प्राप्त हुआ। अब आगे देखेंगे सेक्शन 1.3 में देखना है शांति के लिए आंदोलन। ऊपर दिए गए सामाजिक आंदोलन की तरह ही पूरे दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए थे। जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम में किस तरीके से लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के जानकारी किस तरीके से प्राप्त करनी है, तो वो जानकारी वो अपने जो कार्यालय है जहाँ उसके अंतर्गत वो उन चीज़ों की मांग कर सकते हैं। इस आंदोलन ने युद्धों को रुकवाने और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो जैसे कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक आंदोलन के माध्यम से क्या हुआ कि जो पूरी दुनिया में शांति के आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया गया था शांति के लिए, जिसके अंतर्गत ये जो देशों के बीच में हो रहे युद्धों को उसको रुकवाने और शांतिपूर्वक फैसले करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आमतौर से शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को खत्म करवाने, युद्ध के दौरान हो रहे हिंसा को रुकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये किसके बताया कि शांति आंदोलन का जो अभियान है और जो संगठित प्रयास को कहते हैं वो किस तरीके से शांति आंदोलन के अंतर्गत जो युद्ध हो रहे युद्ध को खत्म करवाने या युद्ध के अंतर्गत हो रहे हिंसा को रोकने के लिए हथियारों की जो मांग है या हथियारों की जो होड़ बढ़ रही है उस होड़ को रोकने की कोशिश के लिए की जाती है। शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रुकवाना है। तो शांति आंदोलन का जो व्यापक है मुख्य लक्ष्य क्या है कि वो दुनिया में जो परमाणु हथियार जैसे जो कि सभी के लिए बहुत ही खतरनाक है उन हथियारों को प्रतिबंध मतलब रोक लगाने के लिए पूरी दुनिया में इसके मतलब जो कि एक तबाही का कारण है तो इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया के लोगों ने इस युद्ध को रुकवाना चाहा और शांतिपूर्वक ये आंदोलन शुरू किया। शांति आंदोलन के तहत लोग तरह तरह के संगठन बनाकर शांति की वकालत करते हैं। मतलब ये लोग आंदोलन को रोकने के लिए तरह तरह के क्या है संगठन बना करके अपने समूह बना करके वो शांति के बारे में बात करते रहते हैं या लोगों को बताते रहते हैं। शांति शिविर लगाना, चुनाव में युद्ध का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना शांति आंदोलन के मुख्य कार्य है। तो इसके अंतर्गत शांति के लिए शिविर लगाते और युद्ध में क्या है चुनाव में युद्ध के विरोध को क्या है रोकने के लिए या उसका विरोध करने के लिए उम्मीदवारों का क्या करना समर्थन करना और साथ ही साथ सरकार की सुरक्षा और उसमें निशस्त्रीकरण बिना अस्त्र शस्त्र की जो नीतियाँ हैं उसका कहना चाहिए किस तरीके से जो निशस्त्रीकरण की जो नीतियाँ हैं उसका आलोचनात्मक रूप से उसका अध्ययन करना और शांतिपूर्वक इस जो भी चीज़ें हिंसात्मक रूप हो रही हैं उस कार्य को रोकने का इनका मुख्य उद्देश्य। अब आगे देखेंगे परमाणु हथियारों के प्रयास विरोध आंदोलन। जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम से हुए
भयानक नुकसान को झेला था। जापान ने, जो कि 1945 में किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम, जो कि बहुत ही पूरे विश्व को दहला देने वाला एक घटना है। इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोध आंदोलन काफ़ी सक्रिय से फैला। 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। ये 1954 में जो कि जापान के लोगों ने क्या है, परमाणु और हाइड्रोजन बम का जो विरोध है उसके लिए उन्होंने एकीकृत होकर के एक परिषद का गठन किया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए। जापान के अंतर्गत क्या होने लगा कि प्रशांत क्षेत्र में क्या परमाणु हथियारों के जो परीक्षण हो रहे थे या उन जगहों पर, तो उन परीक्षणों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने क्या किया कि परमाणु हथियार के जो परीक्षण के खिलाफ उन्होंने 35 लाख लोगों को हस्ताक्षर करवाया। और क्या हुआ कि परमाणु हथियार के खिलाफ एक बड़ा प्रयास जो कि परमाणु बम एक बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं जिससे विश्व भी तबाह हो सकते हैं, तो इसको रुकवाने का बहुत प्रयास किया गया। अब आगे देखेंगे इंग्लैंड में परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान, एक केस स्टडी। जापान की तरह ही इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों का प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। जो जापान में जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे, जो कि एक बहुत खतरनाक थी, तो जापान की तरह ही क्या है, इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों के प्रतिबंध को रोकने के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाया गया। परमाणु हथियार विरोध अभियान ने लगातार एक मांग उठाई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत इस विरोध अभियान जो लगातार चल रही थी, उस मांग उठाई गई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के जो उत्पादन बना रहे हैं उसको लेकर के पूरी तरह से उसे क्या करना है, उसे दूर रखना है। अभियानों ने यह मांग भी की कि इंग्लैंड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या किया गया कि इंग्लैंड को पूरी तरीके से किसी भी तरीके का वो परमाणु हथियार ना बनाए, इसके लिए उसे प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसी मांग की गई। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन के वर्कशायर एवं एल्डरमास्टन यात्रा निकली। एल्डरमास्टन वर्कशायर ने इंग्लैंड पर एक परमाणु प्रतिष्ठान था। एल्डरमास्टन यात्राएं 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार कैसी रही है, ये जारी रही है। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमेटी ऑफ 100 का गठन किया गया। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, इंग्लैंड के जो परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल होते। मतलब जो यहाँ पे प्रतिष्ठानों में धरने को लेकर कमेटी ऑफ की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसमें लोगों में क्या थी कि जब तक अधिक मात्रा में लोगों की संख्या वहाँ प्रदर्शित ना हो या उसमें शामिल ना हो तब तक वो नहीं हो पाएगी। पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन,
गिरफ्तारियों तथा अन्य अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफ़ी कम कर दिया गया। तो पुलिस के जो प्रदर्शनकारी थे के द्वारा किए जाने वाले क्या थे वाले जो हिंसक और दमन रूप से पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा देने वाले और गिरफ्तारियों तथा जो अत्याचार थे इन समूह के समर्थकों में काफ़ी उनकी जो संख्या थी वो काफ़ी कम कर दिया गया। रसेल को 89 वर्षों की उम्र में गिरफ्तार कर दिया गया, जिसके चलते वह आंदोलन क्या हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब थोड़ी नर्म हो गई, क्योंकि कमेटी ऑफ 100 के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और ना ही इसकी सदस्यता कैसी थी, औपचारिक थी। इसलिए बहुत से स्थानीय समूह ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया गया। इससे यह आंदोलन व्यापक हुआ कि लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीति के बारे में काफ़ी भ्रम पैदा होने लगी। जो कमेटी ऑफ 100 जो बनी थी, सदस्यता लोगों के द्वारा बनाई गई थी और उसके अंतर्गत जो नीतियाँ बनी थी उसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी शंका उत्पन्न हो रही थी। धीरे धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से भी क्या होने लगे, जुड़ने लगे। इस तरीके से क्या होने लगा कि जो परमाणु हथियार के विरोध के संबंध में जो बनाई गई थी, तो इसमें लोगों ने काफ़ी मात्रा में लोगों ने अपना सहयोग दिया और क्या है, धीरे धीरे कमेटी के लोग ने परमाणु हथियार और जो युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से भी वो क्या होने लगे, जुड़ने लगे। अमेरिका में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन एक केस स्टडी, किस तरीके से अमेरिका में जो परमाणु हथियारों को लेकर के एक शांति आंदोलन चली थी उसके संबंध में। जापान और इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी 1960 के दशक में परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया गया। कौन से दशक, 1960 में। ये जापान और इंग्लैंड की तरह जो कि अमेरिका में हुए थे वो उस परमाणु हथियार को रोकने के पक्ष में। 1961 में जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था, उस समय अमेरिकी महिलाओं ने शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शहरों में यात्राएं निकाली। तो इस तरीके से जब 1961 में एक तनाव जो थी, उस तनाव अपने बहुत ही शिखर, मतलब बहुत ही ऊंचाई तक वो बढ़ गई थी। तो उस समय महिलाओं ने क्या किया कि जो शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान उन्होंने शुरू किया तथा अमेरिका के 60 शहरों में उन्होंने यात्राएं निकाली। इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था तथा परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने और शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए एक बृहद प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से इस यात्रा के अंतर्गत 50,000 से भी अधिक महिलाओं ने क्या हुआ, भाग लिए और परमाणु हथियार रहित, मतलब दुनिया में जो कि अगर किसी भी देश के पास अगर ऐसी परमाणु हथियार हो तो वो क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। इसलिए कोई नहीं चाहता था कि दुनिया में परमाणु हथियार हो। तो इसलिए कहा गया कि महिलाओं ने इसे खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए परमाणु रहित दुनिया बनाने और साथ ही जो शीत युद्ध है उसे खत्म करने का बहुत ही बड़ा बेड़ा उठाया और उन्होंने प्रदर्शन किया। यह अमेरिका में परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था। ये अमेरिका में जो कि परमाणु हथियारों के खिलाफ उन्होंने अपना एक सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन किया था। 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। तो इस तरीके से 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। अब देश को परमाणु रहित बनाया जाए। 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉस एंजलिस के वाशिंगटन तक की क्या उन्होंने की पद यात्रा की, पैदल चलकर। अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन किए। इस तरह 1960 के दशक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफ़ी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उसने कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त की। तो इस तरीके से अमेरिका में परमाणु जो स्थल था
परीक्षण स्थल थे जहाँ पे जांच पड़ताल या निरीक्षण पता की जाती थी, तो उन जगहों पर 80 से 90 के दशक में क्या होने लगे, प्रदर्शन होने लगे। और 1960 के दशक में जो शीत युद्ध जो हो रही थी उस स्थिति को खत्म करने के लिए और अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को जो अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे उसे रोकने के लिए और परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने चलाया और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। अब आगे देखेंगे अन्य देशों में शांति आंदोलन। उपयुक्त देशों के अलावा कनाडा, जर्मनी, इजरायल तथा नॉर्वे जैसे अनेक देशों में शांति आंदोलन काफ़ी सक्रिय से चले। शीत युद्ध के समय इन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन किया तथा हर तरह के हथियारों की दौड़ को रोकने पर जोर दिया। तो इस समय जो शीत युद्ध का जो समय था उस समय उन्होंने क्या है, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का रोक पर उन्होंने समर्थन किया और जो हथियारों की जो दौड़ थी या होड़ थी क्या है उसे रोकने पर उन्होंने जोर दिया। शीत युद्ध के बाद ये आंदोलन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण को रुकवाने व सीमित करने में काफ़ी सक्रिय रहे। तो जब शीत युद्ध के बाद क्या है, आंदोलन अमेरिका और किसके द्वारा, इराक पर किए गए आक्रमण को रोकने के लिए समिति ने अपना काफ़ी योगदान दिया। बाद के कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों, खासतौर पर मध्य पूर्व युद्ध, मिस्र, लीबिया तथा सीरिया जैसे देशों के गृह युद्ध को रुकवाने के लिए यह आंदोलन शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद जब अमेरिका और इराक में जब शीत युद्ध के बाद जो आक्रमण थे उसको रोकने के लिए उन्होंने रोकने में वो सफल हुए। तो उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े थे, मतलब अन्य देशों के बीच में क्या है झगड़े जो थे उसे खास तौर पर उन्होंने, जैसे मध्य पूर्व युद्ध हो गया, मिस्र में हो गया, लीबिया तथा सीरिया जैसे देशों पर जो गृह युद्ध थे उसे रोकने में उन्होंने शांतिपूर्वक सफलता प्राप्त कर रहे थे। यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कैनेडियाई शांति आंदोलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शांति आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा युद्ध को रुकवाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से शांति आंदोलन के माध्यम से लोगों में क्या है, इस लोगों ने संगठन बना करके इसे रोकने के लिए वो काफ़ी क्या है सक्रिय तौर से वो कार्य कर रहे हैं, ताकि देश में देश के बीच में जो शांति कायम बनी रहे और परमाणु निशस्त्रीकरण किसी भी देश के पास वो परमाणु हथियार ना हो, मतलब ऐसा देश जो कि परमाणु हथियार रहित दुनिया बन सके। तो आप लोगों का लेसन यहीं पे समाप्त होता है और आप लोगों का राजनीति का खंड भी यहाँ से समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किन जनजातियों का निवास था। क्वेश्चन नंबर 2, नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया। क्वेश्चन नंबर 3, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर होते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं होमवर्क के लिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।